Hello dear students, greeting of the day. I am JP Singh, Assistant Professor at SysTech Ratibad campus in Mechanical Engineering Department, and I am going to take your second unit of Material Technology, that is ME 303. So in this unit we have to cover the following topics like cooling curves, then alloying and alloy, phases. Now, after that, eutectic and eutectoid solid solution, peritectic and other phase diagrams. Then after, iron carbon phase diagram, triple T diagram, types of cast iron, types of stainless steel, and elastic and inelastic and viscoelastic behavior of that alloy. So let's first start with the cooling curves. So what is a cooling curve? A cooling curve is a graphical plot of the changes in temperature with time for a material over the entire temperature range through which it cools. Cooling curve for a pure metal is shown in this slide. ठीक है, अब जैसे कि आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, सॉलिडिफिकेशन बोलिए या कूलिंग बोलिए, ठीक है। जब कोई चीज कोई मेल्ट जब सॉलिडिफाई होता है तो क्या करता है, वो टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता है, मतलब वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो जब हम टाइम के साथ कि जिस टाइम पर हमने मेल्ट किया, मेल्टिंग पॉइंट पर लेके गए और मेल्टिंग पॉइंट के बाद जैसे जैसे उसको रूम टेम्परेचर की तरफ या फिर हम बोले कि वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम के साथ उसका टेम्परेचर में कितना डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं। और फाइनली जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ पर उस डाटा को जब प्लॉट करते हैं तो हमें इस टाइप से कुछ ग्राफ मिलता है, ठीक है, जो कि क्या बताता है हमें, कूलिंग कर्व्स फॉर अ प्योर मेटल। अब जैसे कि आप देखेंगे कि एक इंक्लाइंड लाइन जो दिख रही है आपको, टेम्परेचर एक्सिस की बात करें हम, तो फर्स्ट पॉइंट जहां से लिक्विड स्टेट, यहाँ पर क्या था, वो मेल्ट पूरा आपका लिक्विड स्टेट में था। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना हीट लिबरेट करते जा रहा है, लिबरेट कर रहा है और फाइनली कहाँ आ जा रहा है, वो अपना उस टेम्परेचर पर वो आ रहा है जहां से वो क्या कर रहा है, फर्स्ट सॉलिड न्यूक्लियाई उसमें फॉर्म होना स्टार्ट होता है। दैट फेज और दैट पॉइंट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पॉइंट सेम है, पर आप देखेंगे कि ये एक टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर सेम है बट एक टाइम इंटरवल ले रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब क्या करता है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड से किसमें आ रहा है, वो सॉलिड में आ रहा है। तो ड्यूरिंग दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, उस बीच में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो मिक्सचर मिलेगा आपका सॉलिड और लिक्विड का, मेल्ट का, ठीक है। जैसे ही वो सॉलिड पॉइंट पर आता है, जहां फ्रीजिंग पॉइंट पर आता है, वहां से वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा मेल्ट जो है उसका वो सॉलिडिफाई हो गया है। अब उसके बाद जो टेम्परेचर फॉल होगा तो वो किस पे आएगा, वो आपके रूम टेम्परेचर पर आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे जो हीट लिबरेट करने की बात करते हैं, तो जो आपने इंक्लाइंड लिक्विड फेज में जब वो फर्स्ट सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या करता है, वो स्पेसिफिक हीट रिलीज करता है एंड ड्यूरिंग द फेज चेंज द temperature at which the liquid start solidifying is known as its melt freezing point, ठीक है। जब फ्रीजिंग हो रहा है तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, एक टाइम इंटरवल पे, और उस समय क्या करता है, वो अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट वो क्या होती है, हमें दिखती नहीं है, वो टेम्परेचर ड्यूरिंग द लेटेंट हीट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर हम ऐसे बोले कि जब भी फेज चेंज होता है तो जो हमारा टेम्परेचर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए हमें क्या मिल रही है, इस ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कूलिंग कर्व से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। दिस इज बाय फॉर द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट रिलायज ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कूलिंग प्रोसेस। दिस, ठीक है, मतलब जो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल मेथड है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल है या हमने अपने मन से किया, नहीं, हम वाकई में किसी एक पर्टिकुलर मेटल को, मान लीजिए जैसे हम आयरन की बात करें तो हम आयरन को मेल्ट करते हैं, उसके बाद सॉलिडिफाई करने तक उसके टाइम और टेम्परेचर के बीच में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को प्लॉट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कूलिंग कर्व। ठीक है, in this method alloy with different composition are melted and then temperature of mixture is measured at a certain time interval while cooling back to the room temperature. Next, the cooling curve for each mixture is constructed and the initial and the final phase change temperature are determined. Then this temperature are used for the construction of phase diagram. ठीक है, देखिए कूलिंग कर्व तो आपने प्योर मेटल के लिए अभी आपने देख लिया, बट जनरली हमें यूज क्यों पड़ता है, ये मेन इसका सबसे ज्यादा यूज होता है किसके लिए, एलॉयस के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि एलॉयस क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके हम जो कंपाउंड या कोई जो मिक्सचर बना देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम दो मेटल्स को मिक्स करके, ठीक है, हम मिक्स कैसे करते हैं, दोनों मेटल को लिक्विड फॉर्म में या मेल्ट करते हैं, और उस मेल्ट को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद उसको हम सॉलिडिफाई होने देते हैं। अब जैसे कि पता है कि दो मेटल्स अलग अलग हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट मींस अलग अलग होता है। तो जब वो मिक्सचर जब सॉलिडिफाई होगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा, कैसे वो सॉलिडिफाई होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, उसके कूलिंग कर्व से। और उस कूलिंग कर्व को यूज करते हैं, और दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसका फेज डायग्राम। ठीक है, उसके बाद कूलिंग कर्व्स फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ प्योर मेटल, जैसे आपने फर्स्ट उसमें ही देखा था, स्लाइड में मैंने बताया था, फिर से वही चीज है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑल मेटल exhibit a definite melting or freezing point. If a cooling curve is plotted for a pure metal, it will show a horizontal line at the melting or freezing temperature, because we know that the phase change takes place at a constant temperature of the temperature is known as melting point or freezing point, and during the phase change the heat liberated is the latent heat. ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना था क्या, एलॉय। तो आपको जैसे पता है, एन एलॉय इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ विच वन ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी अ मेटल इन मेजर प्रोपोर्शन एंड द अदर कुड बी अ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, उन दो एलिमेंट्स में से एक क्या होना चाहिए, मेटल ही होना चाहिए, जिसका जो परसेंटेज है मिक्सिंग का वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल को भी हम यूज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एलॉय। ठीक है, एक्चुअली एलॉय का बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए जो भी हमारे पास प्योर मेटल्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि वो प्रॉपर्टीज हमारे लिए यूजफुल नहीं रहती या फिर हमारे लिए वो प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, तो उस प्रॉपर्टी को एज पर अवर रिक्वायरमेंट इनहेंस करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एलॉइंग करते हैं किसी और एलिमेंट की, जिससे क्या करता है, अब उसकी प्रॉपर्टी को वो चेंज करता है। चेंज क्यों करता है, क्योंकि देखिए जो भी हमारी मटेरियल होती है, ठीक है, उस मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे ही हमने एलॉइंग किया, दूसरा एलिमेंट उसमें मिक्स किया, तब तो वो मिक्स जाके जो ओरिजिनल मेटल था उसके मैट्रिक्स में, उसके स्ट्रक्चर में कहा जाके फिट हो रहा है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, वो चेंज करता है। जैसे ही वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमें पता है कि कौन सा मेटल एलिमेंट मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर मेटल की इनहेंस होगी या डिक्रीज होगी, तो वो उस प्रकार से हम अपनी एलॉइंग करते हैं। ठीक है, एलॉय फाइंड्स वेरी वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री देन प्योर मेटल्स। ठीक है, क्यों, मैंने बताया अभी कि प्योर मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसको हम बिना एलॉइंग किए उसको हम अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम ऐसा बोले टेलर मेड प्रॉपर्टी, जैसे हम कपड़े स्टिच कराते हैं अपने हिसाब से, वैसे ही हमें इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसके अंदर क्या चाहिए होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी को उस मेटल में इनहेंस करने के लिए, उसमें इनबिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी
एलॉइंग करते हैं विद द अदर मेटल। नेक्स्ट, बाय एलॉइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट एंड हार्डनेस आर इम्प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉयज। अब उस एलॉयज को हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया, एलॉय कैन either a single phase or a mixture of phases. A phase is anything which is homogeneous and physically distinct. अब ये कैसे पता चलेगा होमोजीनियस और फिजिकली डिस्टिंक्ट, जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर उसका देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो हम क्या देखते हैं कि होमोजीनियस मींस जब एक पर्टिकुलर रीजन में उसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा ही होना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हाँ होमोजीनियस। और फिजिकली मींस दो जो एलॉय हमने दो एलिमेंट्स जो उसमें मिक्स किए हैं वो दो एलिमेंट हमें अलग से दिखना चाहिए कि हाँ ये आपका आयरन का है और ये पोर्शन किसका है, कार्बन का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेज। इन सॉलिड स्टेट ऑफ एलॉय देयर आर 3 पॉसिबल फेजेस। फर्स्ट प्योर मेटल फेज, सेकंड सॉलिड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट फेज। प्योर मेटल तो आपको जैसे पता ही है, जो प्योर मेटल होता है कि उसको जब आप देखेंगे तो हर जगह वो एक ही जैसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, एक ही फेज होगा, एक ही कंपोजिशन होगा। जैसे मान के चलते हैं हम कि अगर हम लिक्विड वाटर की बात करते हैं, ठीक है, मान लो मेटल नहीं है बट हम वाटर को अगर लेते हैं तो वाटर क्या होता है आपका एक प्योर, उससे जो केमिकल कंपोजिशन का H2O, ठीक है, तो वो केमिकल कंपोजिशन उसकी फिक्स है। बट अगर हम जैसे उसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, और अगर हम उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको दिख जाएगा जैसे ही थोड़ा बहुत पूरा आपने कन्वर्ट नहीं किया, अभी थोड़ा सा कन्वर्ट किया है तो आपको उसमें दिख जाएगा कि हाँ थोड़ा सा आइस के पोर्शन दिखेंगे, थोड़ा सा पानी, तो वो क्या फिजिकली डिस्टिंक्ट हो जाएगा कि हाँ इतना पानी है और इतना बर्फ है। ठीक है, तो प्योर मेटल। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड सॉल्यूशन एंड देन इंटरमीडिएट फेजेस। इफ एन एलॉय हैज अ सिंगल फेज, it could be either a solid solution or an intermediate phase. If the alloy is a mixture, it could be composed of any combination of the above 3. ठीक है, मीन्स अगर कोई मिक्सचर है एलॉय का तो इन तीनों में से किसी का भी मिक्सचर वो हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, वैसे ही क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन। मीन्स जब हमने एलॉइंग की, दो मेटल्स को मिक्स किया या दो एलिमेंट्स को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हुआ, तो सॉलिडिफाई होने के बाद वो जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आया है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। सो if an alloy has a single phase, it could be either a solid solution or an intermediate phase. If the alloy is a mixture, it could be composed of any combination of the above 3 phases. ठीक है, सिंगल फेज में अगर होगा तो वो क्या होगा, या तो सॉलिड सॉल्यूशन में होगा या वो इंटरमीडिएट फेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड में सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट फेज किसे कहते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। अ सॉलिड सॉल्यूशन इज एन एलॉय इन विच द सॉलिड एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the solvent matrix and has the same structure of the solvent. ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मैंने दो चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता क्या था, एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द एलॉय इज कॉल्ड सॉल्वेंट। या फिर ऐसा बोले जो पेरेंट मेटल है, ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। या जिसमें हम थोड़ा सा एलिमेंट जो मिक्स कर रहे हैं, जो थोड़े अमाउंट में मिक्स करें, उसे हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। जो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा जो बन रहा है वो 2 टाइप से होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन द एटम्स ऑफ द सॉल्वेंट मेटल्स आर रिप्लेस्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय द एटम्स ऑफ द सॉल्यूट। इट कैन बी ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूट करना, जैसा बोल रहा है सब्स्टिट्यूट मीन्स जो हमारा पेरेंट मेटल था या फिर जो हमारा सॉल्वेंट था उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो उसके एटम्स जिस पोजीशन पे थे, ठीक है, जब हमारा सॉल्यूट या फिर जो हम एलॉइंग कर रहे हैं, एलॉइंग एलिमेंट अगर जाकर पेरेंट एटम को रिमूव करके उसकी प्लेस पर जाके क्या करता है, वो बैठता है या फिर उसकी प्लेस को एक्वायर करता है, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। मींस द प्लेस ऑफ अ पेरेंट एटम इज रिप्लेस्ड बाय द एटम ऑफ एलॉइंग एलिमेंट। ओके, इट कैन बी इन ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम ऑर्डर और डिसऑर्डर। जैसे आपको देखिए डायग्राम ए और डायग्राम बी। ठीक है, तो ए इज द
ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मींस एक पेरेंट एटम, उसके बाद फिर आपका एलोइंग एलिमेंट, फिर पेरेंट एटम, फिर एलोइंग एलिमेंट, मींस एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, मींस उसमें कोई उसका एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कहीं भी किसी भी पेरेंट एटम को हटाकर वो जाकर क्या करेगा, वहां पर वो बैठ जाएगा या फिर उसकी पोजीशन को वो एक्वायर कर लेगा इन केस ऑफ डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में पेरेंट एटम के प्लेस को रिप्लेस कर रहा है, जो उसका पोजीशन था उसको रिमूव करके उस एटम को हटाकर जो आपका एलोइंग एलिमेंट का एटम है वो उस जगह पर जाकर बैठ रहा है या उसकी जगह को ले रहा है। बट इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो पेरेंट एटम्स, ठीक है, के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए ये सी वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, जहां पर जैसे आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या है, ये चार आपके मान लीजिए ये एलोइंग आपके पेरेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो इन चार पेरेंट एटम्स के बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती है, उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। ठीक है, जब हमारा फॉरेन एटम्स या फिर हमारा एलोइंग एलिमेंट जो है उस स्पेस पर जाकर बैठता है या उस स्पेस को एक्वायर करता है, तब हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। लाइक Fe कार्बन मीन्स आयरन और कार्बन का जो हम पढ़ेंगे आगे चलकर, आयरन कार्बन फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो हम कार्बन के को ऐड कर रहे हैं आयरन में, तो आयरन के बीच में जो उनकी बॉन्डिंग है वह कहाँ हो रही है कि जब चार कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में जो जगह है, आयरन के जो एटम्स हैं चार, उनके बीच में जो स्पेस बचती है उस स्पेस में जाकर क्या होता है, कार्बन का एटम उस पोजीशन को एक्वायर करता है। ठीक है, तो इनके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन है या डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है या फिर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कूलिंग कर्व फॉर अ सॉलिड सॉल्यूशन। देख हमने एक आपको शुरू में दिखाया था स्लाइड जिसमें क्या था, कूलिंग कर्व फॉर अ प्योर मेटल। ठीक है, अब ये क्या, कूलिंग कर्व फॉर अ सॉलिड सॉल्यूशन, दोनों को अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या दिखेगा कि जो इसका कूलिंग का जो टाइम है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ना होके क्या हो रहा है, एक इंक्लाइंड लाइन मिल रही है। क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एलॉय है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स या दो मेटल जो हमने मिक्स किया है, उन दोनों के जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोनों क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अगर वो दोनों एक होती तो क्या करता, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो करता, बट दोनों का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। इसकी वजह से क्या कर रहा है, जब वो फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड फेज से सॉलिड फेज पर आ रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन या कांस्टेंट टेम्परेचर ना होके क्या कर रहा है, वो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होते जाता है ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट फेज और कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट फेज और केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड between two dissimilar elements having widely divergent electrochemical properties. The crystal structure of a compound is different from those of parent metals and hence their properties are different. ठीक है, उस केस में क्या था आपका कि हम जब सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे थे तो दो एलिमेंट्स थे, वो क्या था, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात नहीं कर रहे थे, हम उसमें मेटल में उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। बट इस केस में क्या है कि दो जो डिसिमिलर मेटल्स है उसमें उनकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। तब वो ऐसे कंपाउंड जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फेज या इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज। ठीक है, अभी हमने देखा हर जगह बात करें फेज 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 क्या होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय डिपेंड्स ऑन द नेचर, अमाउंट, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द फेज। फेज एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ फेज, अ फेज इज द केमिकली एंड स्ट्रक्चरली homogeneous portion of the microstructure. It has the following characteristics: same structure throughout, roughly the same composition and properties throughout, definite interface between the phase and its surrounding. ठीक है, फेज मीन्स एक जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका फेज। जैसे ही उसका स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन जो हमारा उसकी जो
माइक्रो स्ट्रक्चर हम जब बात करेंगे, जो आपने ग्रेन्स पढ़ा लास्ट यूनिट में, आपने ग्रेन्स पढ़ा, ग्रेन बाउंड्रीज पढ़ी, तो जब हम एक ही टाइप के एक ही ओरिएंटेशन के जब ग्रेन्स मिल रहे हैं, तो जब तक एक ही ओरिएंटेशन के ग्रेन है तब उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज। जैसे ही उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ, ठीक है, या फिर दो ग्रेन्स के बीच में अगर डिसिमिलरिटीज आती है तब क्या बोलेंगे, अब उसका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या दोनों जब माइक्रो स्ट्रक्चर व्यू देखेंगे तो वो आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट दिखेंगे अलग अलग फेजेस की, हाँ इसमें जो ओरिएंटेशन है वो अलग है, इस फेज में उसका ओरिएंटेशन जो है उसका स्ट्रक्चर वो अलग है, ठीक है। कंपोजिशन सेम होगा बट उसका क्या होगा, आपका जो ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा कि हाँ जैसे दो लेयर्स हैं कि आयरन कार्बन का स्ट्रक्चर लेयर्ड है वैसे ही लेयर्ड रहेगा, बट उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा इन डिफरेंट फेज। लाइक एग्जांपल, अ कंपोनेंट कैन एग्जिस्ट इन मेनी फेजेस। जैसे वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर क्या होगा, आइस सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैसेस स्टेट में होगा, बट इनका जो कंपोजिशन है क्या होता है, वो सेम होता है, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो स्ट्रक्चर किसका है, H2O, ठीक है। तो उस H2O का आइस में देखें या लिक्विड स्टेट में देखें या वाटर वेपर के केस में देखें, तो जो उनका स्ट्रक्चर वो आपको सेम मिलेगा, बट फेजेस क्या हो गए, यहाँ पास चेंज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। सिर्फ इसके फेज चेंज होने की वजह से ही क्या हो जा रहा है, उसका अलग अलग दो ग्रेफाइट एंड डायमंड फॉर्म में चेंज हुआ, और वैसे ही उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। When two phases are present in a system, it is not necessary that there be a difference in both physical and chemical properties. A disparity in one or the other set of property is sufficient. ठीक है, मतलब अगर दो फेजेस प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, सिस्टम क्या जो हमारा अंडर कंसिडरेशन है, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कितने फेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर उस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा फेजेस हैं तो जरूरी नहीं है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होनी चाहिए, नहीं, कोई दोनों में से कोई एक भी चीज अगर चेंज हो रही है तो हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है उस चीज को दोनों डिस्टिंक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। जहां तक हम किसी से पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज मिक्सचर, तो लोग एक ही जवाब देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। अ सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड, इज अ फेज विथ more than one component. A mixture is a material with more than one phases. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड होगा या फिर वो सॉलिड होगा इन फेज विथ मोर देन वन कंपोनेंट, उसका फेज सेम होगा, उसमें कंपोनेंट ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए मैं सॉलिड फेज की बात करता हूँ तो वो सॉलिड फेज में ही रहेंगे दोनों चीजें, जैसे आयरन और कार्बन है तो दोनों क्या है, दो एलिमेंट्स है, दो अलग कंपोनेंट है, बट दोनों की फेज क्या है, या तो सॉलिड में होंगे या तो दोनों लिक्विड में होंगे। बट मिक्सचर क्या होगा, उसमें दो फेज हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड फेज में वो मेटल को हम पा सकते हैं इन केस ऑफ मिक्सचर। इन मिक्सचर्स देयर आर डिफरेंट फेजेस ईच विथ इट्स ऑन एटॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सॉल्यूशन और मिक्सचर अलग। सॉल्यूशन में क्या है कि एक फेज अलग होंगे बट कंपोनेंट क्या होंगे, उसमें ज्यादा होंगे। फेज मतलब या तो वो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा। ज्यादा हम जो मेटल की बात कर रहे हैं, मटेरियल साइंस में दो ही फेजेस होंगे आपके, या तो लिक्विड या तो सॉलिड, ठीक है। तो फेज सेम रहेगा बट कंपोनेंट एक से ज्यादा होंगे। बट इन केस ऑफ मिक्सचर उसमें क्या हो सकते हैं कि कंपोनेंट भी ज्यादा हो सकते हैं और जो फेज है लिक्विड और सॉलिड दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें गिब्स फेज रूल की। जैसे मैंने बात किया कि जो हमने डायग्राम अभी देखा था आपने, टेम्परेचर और टाइम, कूलिंग कर्व्स वगैरह देखा था, तो अगर हम ये पता करना चाहे कि किस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे हमने क्या बोला कि जो हमारा कूलिंग कर्व है वो क्या होता है कि टेम्परेचर और टाइम का हमारा क्या है, प्लॉट है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हमें ये पता करना हो कि वहां पर कौन कौन से फेजेस, क्या वो पूरा सॉलिड हो चुका है, क्या वो पूरा लिक्विड में है, या सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है, तो वो हम पता कैसे करेंगे। तो उसको पता करने के लिए गिब्स फेज रूल है हमारे पास, जिसमें क्या होता है, इन अ सिस्टम अंडर अ सेट ऑफ कंडीशन नंबर ऑफ फेजेस P exist can be related to the number of components C and the degree of freedom F by the Gibbs phase rule. Degree of freedom refers to the number of independent variables, example pressure and temperature, that can be varied individually to affect the changes in a system. Thermodynamically derived Gibbs phase rule is P plus F is equal to C plus 2, ठीक है। बट इन केस ऑफ जब हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो हम जितनी भी कूलिंग कर्व्स या आयरन कार्बन डायग्राम या ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ेंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा
आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जो जनरली हम क्या लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। तो हमारा प्रेशर जो होता है हम एटमोस्फियर लेके चलते हैं, मीन्स प्रेशर हमारा क्या रहता है कांस्टेंट। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है क्या होता है, बचता है एक, जो कि है टेम्परेचर। इसलिए जो मटेरियल साइंस या मेटलर्जी के लिए गिब्स फ्रेश रूल हो जाता है वो क्या होता है आपका P + F = C +